नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस स्टडी करेंगे। ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी मीनिंग चुका था या किया था में निकाला जाता है। स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 इसका स्ट्रक्चर होता है। नेगेटिव फॉर्म करने के लिए आप हैड में नॉट ऐड कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3। ओके। इंट्रोगेटिव फॉर्म करने के लिए आपको हैड को बाहर रखना होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। और WH क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, मतलब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ये स्ट्रक्चर रख देना होता है। ये WH क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। हिंदी मीनिंग पहले ही आपको बता दिया गया है, चुका था और किया था। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे दें, वह मेरे घर आ चुका था, वह मेरे घर आ चुका था। या फिर इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, वह मेरे घर आया था। इसको इंग्लिश में कैसे डेवलप करेंगे? ही हैड कम टू माई हाउस। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। आगे देखेंगे रूल नंबर 1। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ क्यों किया जाता है। इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में बहुत पहले पूर्ण रूप से पूरे हो चुके थे। ये बहुत पहले का मतलब क्या है? बहुत पहले का मतलब क्या है? ऐसा है कि 10 साल पहले, 20 साल पहले नहीं। आप आप जिस टाइम बोल रहे होते हैं उसके 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुके थे। तो ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। ही हैड कम टू सी मी। ही हैड कम टू सी मी, वह मुझसे मिलने आया था। ही हैड डन हिज वर्क ऑन टाइम, उसने अपना काम समय पर कर लिया था। रूल नंबर 2 में देखेंगे, जब पास्ट में दो घटनाएं घटी हों, जब पास्ट में दो घटनाएं घटी हों जिनमें से एक बहुत पहले घटित हुई हो तथा एक बहुत बाद में घटित हुई हो। मतलब आप दूसरे शब्दों में समझिए कि आप कोई एक ऐसा सेंटेंस पढ़ रहे हैं जिसमें दो घटनाओं की चर्चा की गई है। एक घटना पहले घटी और एक घटना बाद में घटी, और दोनों ही घटनाओं के बीच में एक गैप है, एक लंबा गैप है। तो ऐसे ही स्थिति में जो घटना पहले घटी उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो घटना बाद में घटी उसको सिंपल पास्ट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, द बेल हैड रंग बिफोर आई, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा गया है क्लॉज, और दूसरा क्लॉज है सिंपल पास्ट टेंस में रखा गया है। ठीक है। मतलब ये कि घंटी बजने का काम पहले हुआ और मेरे स्कूल पहुंचने का काम बाद में हुआ। सेंटेंस है द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल, मतलब मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। दूसरी बात, इसमें दो क्लॉजेज हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आप इसी सेंटेंस को द बेल हैड रंग बिफोर आई हैड रीच्ड स्कूल इस प्रकार से लिखें तो क्या सेंटेंस करेक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों क्लॉजेज यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ये क्लॉज भी पास्ट परफेक्ट टेंस में है और ये क्लॉज भी पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी भी सेंटेंस का दोनों क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में हो। ऐसा कोई कंडीशन क्रिएट नहीं होता है इंग्लिश में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक क्लॉज को सिंपल पास्ट टेंस में रखना होता है। कौन सा क्लॉज? जिससे घटना के बाद में होने की बात की जाए। तो इसमें देखना है
स्कूल पहुंचने का काम बाद में हुआ है, इसलिए इसको सिंपल पास्ट टेंस में ही एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद द बेल रैंग, देखिए इस घटना को सिंपल पास्ट टेंस में एक्सप्रेस किया गया बिफोर आई रीच्ड स्कूल। ये दोनों ही घटनाएं सिंपल पास्ट टेंस में है, तो ये भी करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक घटना पास्ट परफेक्ट टेंस में और एक घटना सिंपल पास्ट टेंस में चाहिए। हाँ, ऐसे कुछ रूल्स हैं जिसके माध्यम से सेंटेंस का दोनों क्लॉज जो होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में रखा जाता है, लेकिन उसका एक अलग कंडीशन है, वो हम आपको आगे बताएंगे। अब देखेंगे यहाँ, द कोर्ट कन्विक्टेड हिम आफ्टर इट हैड हर्ड द केस। ये देखिए, ये सिंपल पास्ट टेंस में है और आफ्टर से स्टार्ट होने वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में है। कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया केस की सुनवाई करने के बाद। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पहले केस की सुनवाई की गई होगी और उसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया होगा। इसलिए कोर्ट ने सुनवाई किया, कोर्ट ने केस की सुनवाई किया, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। और फिर कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया, इसको सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे। ठीक है। अगर आप चाहें, देखिए एक रूल होता है कि यदि कोई सेंटेंस है उसमें दो क्लॉजेज की चर्चा की गई है तो दोनों क्लॉजेज को आप उलट कर भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे ये सेंटेंस है द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल, इसमें आप बिफोर आई रीच्ड स्कूल इसको आप पहले लिख सकते हैं, बिफोर आई रीच्ड स्कूल। द बेल हैड रंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि ये दोनों क्लॉज जो है वो बिफोर एक कंजंक्शन है, इससे जुड़ा हुआ है। तो बिफोर जो जाएगा वो बाद वाले क्लॉज के साथ जाएगा, मतलब किसी क्लॉज के बिगिनिंग में ये यहाँ से सेंटेंस कटेगा। आप इस तरह का मिस्टेक ना कर लें कि सेंटेंस को जब आपको उलट कर लिखने की आवश्यकता हो, चाहे आप उलट कर लिखें, तो आप यहाँ से सेंटेंस को स्प्लिट ना करें, ठीक है, और बिफोर को इस क्लॉज के साथ ना जोड़ें। उस तरह से सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे, इस क्लॉज को जब आप उलट कर लिखेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा आफ्टर इट हैड हर्ड द केस द कोर्ट कन्विक्टेड हिम। ठीक है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, द कोर्ट हैड कन्विक्टेड हिम आफ्टर इट हैड हर्ड द केस। ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि दोनों, इस सेंटेंस का दोनों क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में है, जबकि ऐसा नहीं होता है। नोट में देखिए क्या है, पास्ट के ऐसे सेंटेंसेस में व्हेन, बिफोर, बिफोर और व्हेन, ये दो क्लॉजेज हैं, इनसे शुरू होने वाले क्लॉजेज को सिंपल पास्ट टेंस में तथा आफ्टर से स्टार्ट होने वाले क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। तो ये एक ट्रिक हो गया, इसको ध्यान में रखना है हमेशा। कोई सेंटेंस ऐसा है, ठीक है, जिसका एक क्लॉज व्हेन से स्टार्ट होता है या फिर बिफोर से स्टार्ट होता है, दोनों में से किसी एक से स्टार्ट होता है, तो सीधे तौर पर उसको सिंपल पास्ट टेंस में रख दिया जाता है। ठीक है। और यदि आफ्टर से स्टार्ट होता है तो सीधे तौर पर उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रख दिया जाता है। ये एक शॉर्ट वे में, अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो वैसी अवस्था में इस ट्रिक का यूज़ करके आप कॉमन एरर डील कर सकते हैं। ठीक है, या सेंटेंस को करेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 3 में पास्ट के अनफुलफिल्ड डिज़ायर को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये पास्ट का अनफुलफिल्ड डिज़ायर क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। पास्ट का अनफुलफिल्ड डिज़ायर क्या होता है? अनफुलफिल्ड डिज़ायर का मतलब होता है कोरी कल्पना। कोरी कल्पना का मतलब क्या है? एक ऐसी कल्पना जो कभी पूरी ना हो पाए। और यहाँ बताया जा रहा है पास्ट की कोरी कल्पना। पास्ट की कोरी कल्पना का मतलब पास्ट की ऐसी कल्पना जो पूरी नहीं हो पाई। आपने सोचा था कि पास्ट में ऐसा करेंगे, बट वो हुआ नहीं। तो ऐसे ही कल्पना जो है उनको हम पास्ट की कोरी कल्पना कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, यदि तुमने मेहनत किया होता, मान लो यदि तुमने मेहनत किया होता तो तुम सफल हो गए होते। ना तो तुमने मेहनत किया और ना तो तुम सफल हुए। ठीक है,
तो एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। अगर उसने मेहनत किया होता तो वह सफल हो गया होता। ना तो वह मेहनत किया और ना सफल हुआ, तो ये पास्ट की कोरी कल्पना कहलाएगी। तो इसको इंग्लिश में कैसे डील करेंगे? इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, देखेंगे यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, नेक्स्ट है ही वुड हैव सक्सीडेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ़ यू हैड प्रैक्टिस्ड रेगुलरली, यदि तुमने नियमित रूप से अभ्यास किया होता तो यू वुड हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, तो तुम्हें पहला पुरस्कार मिल गया होता। अब ऐसे ये सेंटेंसेस थोड़े लॉन्ग हो रहे हैं और हो सकता है कि ये आपके आउट ऑफ माइंड हो रहा हो, लेकिन आगे इसको बताते हैं कि ये कैसे डील किया जाता है, सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस में आई विश, वी विश, दे विश, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, इन सब से स्टार्ट होने वाले क्लॉज को निश्चित रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। इसमें से ये जो सेंटेंस है इसमें आप देख लीजिए कि कौन सा क्लॉज इफ, आई विश, वी विश, दे विश, एज इफ, एज दो, ईटीसी से स्टार्ट हो रहा है, वो क्लॉज निश्चित रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस पर ही आधारित होगा। मतलब वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 पर बेस्ड होना चाहिए वो क्लॉज। ठीक है, देखिए इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, इफ से स्टार्ट होने वाला क्लॉज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है। उसके बाद दूसरा वाला जो क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 पर ही आधारित होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस, इस रूल पर आधारित क्वेश्चंस एसएससी के एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आते ही आते हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है। यदि आप चाहें तो इसमें भी दो क्लॉजेज हैं, इनको उलट कर लिख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ठीक है, देखिए अब इस स्ट्रक्चर से मैच कराते हैं। क्या ऊपर वाला जो एग्जाम्पल दिया गया है वो इससे मैच करता है? बिल्कुल मैच करेगा। देखेंगे आप यहाँ, देखिए इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, तो ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड हुआ और उसके बाद वर्कड V3 हुआ। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, तो ही सब्जेक्ट हुआ, फिर उसके बाद वुड है, फिर उसके बाद हैव है और सक्सीडेड उसके बाद V3 है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। तो स्ट्रक्चर पर ये फिट बैठता है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, और मीनिंग निकालने में थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करना है। मीनिंग ऐसे ही निकलेगा, यदि उसने मेहनत किया होता तो वह सफल हो गया होता। देखिए एक और, बाय द वे, एक और आपको एग्जांपल देते हैं। यदि मैंने पैसा कमाया होता तो मैं एक कार खरीदा होता। समझ रहे हैं? पास्ट की कोरी कल्पना है ये। आप कुछ ऐसे ना बोल लेंगे, यदि मैं पैसे कमाता तो मैं कार खरीदता। देखिए, यदि मैं पैसे कमाता, यदि मैं पैसे कमाता तो मैं एक कार खरीदता। ठीक है, ये सेंटेंस आप पढ़िए और दूसरा सेंटेंस आपको यहाँ देते हैं। यदि मैं पैसा कमाया होता, यदि मैं पैसा कमाया होता तो मैंने कार खरीदा होता। तो मैंने कार खरीदा होता। ये दोनों में अंतर है। पास्ट की कोरी कल्पना का बोध इस सेंटेंस से हो रहा है, आप देख सकते हैं इसको, इस सेंटेंस से हो रहा है। और इस सेंटेंस से ये प्रेजेंट की कोरी कल्पना, मतलब अगर मैं पैसे कमाऊंगा तो मैं एक कार खरीदूंगा, मैं अभी सोच रहा हूँ, ये मेरी अभी की कल्पना है, मतलब ये वर्तमान की कल्पना है। देख लीजिए, ये प्रेजेंट की कल्पना हो गई। ठीक है, और ये पास्ट की कल्पना हो गई। दोनों में अंतर है। तो सेंटेंस जो फॉर्म करेंगे या फिर कोई सेंटेंस यदि आप पढ़े उसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो बहुत ही अवेयर होकर निकालना है कि आप उसका मीनिंग निकाल के आ रहे हैं। ठीक है ना? अब देखिए इस सेंटेंस के यहाँ फिर हम बातें करते हैं पीछे। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, इसको अगर आप चाहें तो उलट कर भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3।
अब दूसरी बात, ये जो क्लॉज है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इसको भी लिखने का एक और तरीका होता है। इसमें से आपको क्या करना है कि इफ़ को रिमूव कर देना है, इफ़ को हटा देना है, और बचा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इसमें से हैड को बाहर डाल देना है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ठीक है, तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 आप लिख रहे हैं, उसके जगह पर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 लिख दीजिए, फिर वो एक अलग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। मीनिंग वही रहेगा बट स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से सेंटेंस को आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे फिर हम लोग बातें करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, सेम सेंटेंस है, ही वुड हैव सक्सीडेड, यदि वह मेहनत किया होता तो वह पास कर गया होता। इसी सेंटेंस को यदि आप उलट कर लिखेंगे, दोनों क्लॉजेस को उलट कर लिखेंगे, तो ही वुड हैव सक्सीडेड इफ ही हैड वर्कड हार्ड। ठीक है, अभी दूसरा मेथड जो मैंने बताया था उसके माध्यम से यदि आप लिखेंगे तो सेंटेंस बनेगा हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड। इसमें भी दो क्लॉजेज हैं, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। इसको भी अगर आप उलट कर लिखना चाहते हैं तो ही वुड हैव सक्सीडेड हैड ही वर्कड हार्ड। ठीक है, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्वेश्चन इसमें कैसे आता है ये आपको बताते हैं। इफ ही वुड हैव वर्कड हार्ड, ध्यान देंगे यहाँ इफ से स्टार्ट होने वाला क्लॉज है वो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस पर आधारित है, और दूसरा वाला क्लॉज है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 पर आधारित है। तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि दोनों क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 पर आधारित नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं। ठीक है ना, इफ से स्टार्ट होने वाला क्लॉज किस टेंस पर आधारित होना चाहिए, हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस पर आधारित होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सेंटेंस गलत है। तो कॉमन एरर में भी यही चेक करना होता है, इसी आधार पर क्वेश्चन को डील करना होता है। ठीक है, रूल नंबर 4 में देखेंगे, जब होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंड, सपोज तथा वांट, ये 7 वर्ब्स होते हैं, इनका लिस्ट याद कर लीजिएगा। ये 7 ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग यदि आप पास्ट परफेक्ट टेंस में करें, मान लीजिए कि यदि इनका प्रयोग आप पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आपने कार्य करने का उम्मीद किया था परंतु आपने किया नहीं, वो हो नहीं पाया। लेकिन यदि इन्हीं 7 वर्ब्स का प्रयोग यदि आप सिंपल पास्ट टेंस में करें तो इससे ये पता चलता है कि काम करने की उम्मीद की गई थी और काम हुआ भी। एग्जाम्पल पर समझिए अगर नहीं समझ में आया हो तो। ठीक है, होप है, इसको सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ किया गया है और बताया गया है आई होप्ड दैट ही वुड कम। ठीक है, आई होप्ड दैट ही वुड कम, मैंने उम्मीद किया कि वह आएगा। तो मैंने उम्मीद किया कि वो आएगा, मेरा उम्मीद था कि वो आएगा और वो आया भी। ठीक है, उसके बाद होप का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया गया है। आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम, मैंने उम्मीद किया था कि वो आएगा परंतु वो आया नहीं। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करने का मतलब ही यही है कि काम नहीं हुआ, मैंने उम्मीद किया था होने की लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, आई थॉट दैट आई वुड सक्सीड, मुझे लगा कि मैं सफल हो जाऊंगा। आप खुद गेस कीजिए या फिर फाइंड आउट कीजिए कि काम हुआ या नहीं, मतलब मैं सफल हुआ या नहीं। बिल्कुल सफल हुआ, सफल हुआ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, मतलब थिंक का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया गया। इससे ये क्लियर होता है कि मुझे लगा कि मैं सफल होऊंगा और मैं सफल हुआ भी। अगर इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में कर दिया जाए, मुझे लगा कि मैं सफल होऊंगा, देखिए आई हैड थॉट दैट आई वुड सक्सीड, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। ठीक है, इससे ये क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा नहीं रहता है कि मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़कर ये मीनिंग आपको फाइंड आउट कर लेना होता है। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। आई वॉन्टेड टू सी यू, सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया गया है वॉन्ट का। ठीक है, तो इससे ये क्लियर होता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था और मिला भी। दूसरा सेंटेंस है आई हैड वॉन्टेड टू सी यू बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इन, मैं आपसे मिलना चाहता था लेकिन दुर्भाग्यवश मैं बीमार पड़ गया। तो ये तो इस क्लॉज को पढ़ने के बाद क्लियर हो जाता है
कि मैं आपसे मिलना चाहता था लेकिन मैं आपसे मिल नहीं पाया, ठीक है ना। अब देखिए आई वॉन्टेड टू सी यू, अब इसमें एरर कैसा हो सकता है, क्वेश्चन कैसे आपके सामने रखा जा सकता है। आई वॉन्टेड टू सी यू, मैं आपसे मिलना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं बीमार पड़ गया। फॉल इल का मतलब होता है बीमार पड़ना, नोट डाउन कर लेंगे। फॉल इल का मतलब होता है बीमार पड़ना, ठीक है, और फेल उसका V2 होता है। तो देखिए सेंटेंस पढ़ने से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि मैं आपसे मिल नहीं पाया, तो यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कार्य जो जिस कार्य को करने की उम्मीद की गई थी वो कार्य हुआ नहीं, और ऐसी अवस्था में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ क्लॉज होना चाहिए आई हैड वांटेड, ठीक है। अब कुछ स्ट्रक्चर्स पर ध्यान दीजिएगा जिससे क्वेश्चंस आपके सामने हमेशा आते हैं और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। देखिए यदि इफ से स्टार्ट होने वाला क्लॉज सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 में आता है, तो अगला जो क्लॉज होगा वो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 पर आधारित होगा। मतलब अगर बात करें इफ से स्टार्ट होने वाला क्लॉज V1 सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 पर, मतलब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो दूसरे शब्दों में क्या है, यदि एक क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित हो और इफ से स्टार्ट होने वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित होना चाहिए, तो दूसरा क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस पर आधारित होगा, ठीक है। ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, और इससे फ्यूचर के दो कार्यों का बोध होता है। एग्जाम्पल में देखिए इफ ही कम्स, यदि वह आएगा तो आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी सहायता करूंगा। मीनिंग दोनों क्लॉज का मीनिंग फ्यूचर में निकलेगा, ठीक है। दूसरा क्लॉज देखते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, मतलब इफ से स्टार्ट होने वाला जो क्लॉज है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो दूसरा क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 पर आधारित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा ऐसा कॉमन एरर आता है यहाँ, अगर इफ से स्टार्ट होने वाला क्लॉज, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 पर आधारित हो, तो दूसरा वाला क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 पर आधारित होना चाहिए। देखिए दोनों में क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है। यहाँ V1 और V5 का प्रयोग किया गया है तो यहाँ शैल विल आएगा, यदि यहाँ V2 का यूज़ किया जाए तो ये वुड पर आधारित होगा। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों सेंटेंसेस का जो बेसिक मीनिंग है वो क्या होगा। ये स्ट्रक्चर फ्यूचर के दो कार्यों को नोट डाउन कर लेंगे आप सभी लोग, फ्यूचर के दो कार्यों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। और ये प्रेजेंट की कोरी कल्पना का बोध कराता है, ठीक है ना, प्रेजेंट की कोरी कल्पना का बोध कराता है। जैसे इफ ही केम, यदि वह आता तो आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी सहायता करता। ये वर्तमान की कोरी कल्पना है, ठीक है। यदि वह आता तो मैं उसकी सहायता करता। आप इमेजिन कर रहे हैं यदि वह आता तो मैं उसकी सहायता करता। जैसे सब्जेक्ट प्लस V2, उसके बाद यहाँ वुड प्लस V1 का प्रयोग होना चाहिए। तो सिचुएशन के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से सेंटेंस यूज किए जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। अब इफ से स्टार्ट होने वाला क्लॉज यदि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 पर आधारित हो, कहने का मतलब है पास्ट परफेक्ट टेंस पर आधारित हो, ठीक है। तो दूसरा क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 पर आधारित होना चाहिए, और ये पास्ट की कोरी कल्पना का बोध कराता है, जो अभी आपने स्टडी किया, पास्ट की कोरी कल्पना का बोध कराता है ये, ठीक है। पास्ट की कोरी कल्पना का मतलब एक ऐसी कल्पना जो पास्ट में पूरी नहीं हो पाई, और इसके लिए स्ट्रक्चर आपके सामने है। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ ही हैड कम, यदि वह आया होता, कमा आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इफ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यदि वह आया होता तो मैंने उसकी सहायता की होती। ना तो वो आया और ना मैंने उसका सहायता किया। तो ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। ध्यान दीजिएगा ऐसे सेंटेंसेस में क्या किया जाता है, जब क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस
क्वेश्चन कैसे होते हैं देखिए, यहाँ वुड के जगह पर विल दे दिया जाएगा तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मान लो कि ये वाला जो क्लॉज है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 पर आधारित है, मान लिया हमने, ठीक है। लेकिन ये वाला क्लॉज क्या करेगा कि वो सब्जेक्ट प्लस V2 पर बेस्ड कर देगा, तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी बात, एक और कंडीशन आपको बताते हैं इसमें अलग से, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, एक सेंटेंस देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव बाउट अ कार। यहाँ बच्चे देखकर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ दो हैड का प्रयोग कैसे हो गया, क्या मिस्टेक से लिख दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब स्ट्रक्चर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 है तो इसको तो मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मतलब होगा यदि मेरे पास पैसा होता, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैंने एक कार खरीद लिया होता। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैंने कार खरीद लिया होता, तो ये पास्ट की परिकल्पना का बोध करा रहा है। अब हमें किसी भी प्रकार से ये क्लॉज जो है, सॉरी इफ आई हैड, ये क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 पर आधारित होना चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो इफ हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, और हैड तो आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में ही यूज किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड ये आपके स्ट्रक्चर में ही है। और उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म तो होना चाहिए, तो ये हैव का थर्ड फॉर्म हो गया। हैव का मतलब के पास होना होता है। जैसे आप एक एग्जांपल दे देते हैं, आई हैव मनी बोलते हैं ना, मेरे पास पैसा है, तो आप उसका हैव का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर करेंगे तो वो हैड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस बनेगा इफ़ आई हैड मनी। तो ऐसे सेंटेंसेस को देखकर कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना बच्चे। कॉमन एरर में इस तरह के क्वेश्चन जब सामने पड़ता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब डबल हैड का प्रयोग किया गया है, एक हैड को रिमूव करना पड़ेगा फिर सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तर्क के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके आधार पर डील कीजिए, बिल्कुल सेंटेंस आपका करेक्ट होगा और आप क्वेश्चंस को डील भी कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, गेस नहीं करना है, तुक्का नहीं लगाना है। यदि देखो क्वेश्चन बनाते समय यदि आपके माइंड में रूल नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है। और वैसी अवस्था में आप क्वेश्चन को डील ना करें, तो फिर वैसी अवस्था में क्या करना होगा कि आपको तुक्का लगाना होगा। तो चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक और बात, इसमें क्या हो जाता है कि कई बार मान लो संयोगवश ऐसा होता है, ठीक है, कि ये डबल हैड हो गया, ठीक है ना, डबल हैड यहाँ पे आ जाता है। तो ये एक आपको कहेंगे क्या है ना कि मान लो कि स्ट्रक्चर जो है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है। तो एक प्रकार का ये क्या हो गया ना कि संयोग है कि चलो भाई सब्जेक्ट तो हमारा आ रहा है, हैड भी आ रहा है, और यहाँ हैव का थर्ड फॉर्म फिर हैड डालना पड़ रहा है। तो ये एक संयोग है कि दो हैड का प्रयोग एक साथ आ जा रहा है, हर केसेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस के सारे यूजेस थे, इनको आप अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।